फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूं कि आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और सेफ होंगे। आज हम आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ, जो कि है वेक्टर का 8th लेक्चर। तो 8th लेक्चर में हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करने वाले हैं। देखो, चैप्टर का फ्लो समझो। पहले हमने क्या सीखा कि वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने वेक्टर के बारे में सब कुछ सीखा। उसके बाद हमने वेक्टर का एडिशन सीखा कि वेक्टर दो वेक्टर हों उसका एडिशन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हमने सीखा कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, उसके कंपोनेंट सीखा, यूनिट वेक्टर सीखा। तो एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा। अब आ रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हम पूरा सीखने वाले हैं आज के अंदर। मल्टीप्लिकेशन दो तरह से किया जाता है वेक्टर्स के अंदर। हम भले नाम बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन सिर्फ नाम बोल रहे हैं, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो दो तरह से किया जाता है वेक्टर के अंदर। उसको हम आज समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर सीखने वाले हैं। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का दो टाइप्स होता है, समझते हैं यहाँ पर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का दो टाइप्स होता है। एक जिसका आंसर होता है स्केलर, आंसर इज स्केलर, आंसर या रिजल्टेंट बोल दो, आंसर इज स्केलर। और एक होता है आंसर इज वेक्टर। देखो, अभी तक हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि अगर दो वेक्टर का एडिशन करें तो हमेशा आंसर वेक्टर ही आता है। जैसे मैंने बताया है कि आपको एक वेक्टर ये हो, एक वेक्टर ये हो, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम एडिशन करते हैं, जो रिजल्टेंट निकलता है या कंपोनेंट वाला, हम किसी तरह से भी उसका एडिशन करें तो अगर दो वेक्टर है तो उसका आंसर हमेशा वेक्टर आता है। जैसे बोल दूं कि 2i कैप प्लस 4j कैप और 3i कैप प्लस 9j कैप, तो दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो भी जो आंसर आएगा वो i j के फॉर्म में आ रहा है। मीन्स वो जो है हमेशा वेक्टर है, उसका डायरेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे i और j के फॉर्म में। या दो वेक्टर दिए रहते थे, उसका रिजल्टेंट फाइंड करते थे तो वो भी होता था एक वेक्टर। सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही था, बट मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। जैसे समझते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में कि इन मल्टीप्लिकेशन अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर को, सपोज वेक्टर को v से डोनेट कर रहा हूँ, तो दो वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसको जो आंसर आता है वो स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आता है। अब स्केलर और वेक्टर आना, वेक्टर को हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो स्केलर आंसर कब आता है, जब दो वेक्टर दिया हो, सपोज दो वेक्टर दिया हो यहाँ पर v वेक्टर और v वेक्टर, उन दोनों बीच में एक प्रोसेस करना होता है हमको, ठीक है। एक प्रोसेस करेंगे तो आंसर आएगा स्केलर। वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस को कहते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं वो प्रोसेस को? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है। दो तरीका आता है, एक डॉट प्रोडक्ट आता है और दूसरा अगर हम दो वेक्टर के बीच में एक प्रोसेस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, वो जो प्रोसेस है उसका आंसर अगर वेक्टर आता है तो हम दो वेक्टर के बीच में क्या कर रहे हैं, हम दो वेक्टर के बीच में करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको लिखा किस तरह से जाता है, अगर डॉट प्रोडक्ट हो दो वेक्टर के बीच में उसको लिखा जाता है v और बीच में आता है डॉट, और दो वेक्टर के बीच में हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिखा जाएगा, v क्रॉस v, ओके। यहाँ वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं वेक्टर लिख रहा हूँ खाली, इसलिए वेक्टर से डिफाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट से, और क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किया जाता है क्रॉस मार्क से। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ये इसको हम क्रॉस, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्रॉस, v क्रॉस v, और यहाँ पर v डॉट v, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दोनों का आंसर बहुत ही डिफरेंट आता है, इसलिए दोनों को सेम समझने की भूल बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर। इसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर। और डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका आंसर क्या आता है, स्केलर। याद रखना है कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें
दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो उसका जो आंसर होगा स्केलर आएगा। इसका मतलब कोई वैल्यू आएगा 5, 3, 2, उसके आगे आई कैप जे कैप वो सब नहीं आएगा, डायरेक्शन नहीं आएगा। इसके अंदर डायरेक्शन वाला आएगा। इसके अंदर दो वेक्टर होगा, भले वो वेक्टर हो, लेकिन जब उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसके अंदर आई जे के मतलब जो डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, वो डायरेक्शन नहीं आता, जस्ट एक वैल्यू आता है। तो डॉट प्रोडक्ट हमको स्केलर आंसर देता है जिसका सिर्फ वैल्यू होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमको वेक्टर आंसर देता है। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट है इसको तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको हम करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। आज का लेक्चर जो होगा, आज का लेक्चर वो पूरा डॉट प्रोडक्ट के बेस पे होगा। हम समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला का फील्ड क्या है, उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं सब आज हम करने वाले हैं। तो डॉट प्रोडक्ट समझ गए कि दो वेक्टर बीच में डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल क्या होता है वो समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल होता है यहाँ पर वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट एक्चुअली जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोर्स डॉट डी वेक्टर, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला होता है डी वेक्टर, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डी वेक्टर। अब समझेंगे कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी वेक्टर, ठीक है। और आगे समझते हैं कि उसको आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हो। वैसे उसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल होता है पावर का। पावर आपने ये पता नहीं पढ़ा हो कि ना हो, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट वी, ओके। और उसके बाद आता है हमारा और एग्जाम्पल होता है जो आप क्लास 12 में पढ़ोगे। एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल होता है। वर्क डन फाइंड करना तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पावर फाइंड करना और डॉट प्रोडक्ट करते हैं। और फ्लक्स होता है एक, क्लास 12 में पढ़ेंगे हम फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हम पढ़ते हैं कि ई डॉट डी ए होता है, ठीक है। वो सब तो आप आगे सीखने वाले हो कि ई डॉट डी ए हम पढ़ते हैं, ये तो क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है। वर्क डन और पावर का एग्जाम्पल आप याद रखो। तो हमने डॉट प्रोडक्ट देख लिया, उसके एग्जाम्पल देख लिया। क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ हम कल करेंगे, आज तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट की बात है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, उसका आंसर आता है स्केलर, उसके एग्जाम्पल यहाँ देख लिए, और उसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, डॉट से। तो अब हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का पूरा फील कि ये जो वेक्टर है इसका आंसर क्या आता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि दो वेक्टर बीच में डॉट लिखना है, तो इसका आंसर क्या आता है वो आगे हम देखते हैं। इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम डॉट प्रोडक्ट के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में रहेगा, कल हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज उसका जो आंसर आता है कोई वैल्यू आता है, मीन्स वो कोई स्केलर आंसर आता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो हमने डॉट प्रोडक्ट को क्या कह दिया, स्केलर प्रोडक्ट। इसको लिखा किस तरह जाता है, सपोज हमारा यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है। ये हमारा जो भी वेक्टर हो, सपोज इसको हम ए वेक्टर देते हैं और दूसरा वेक्टर हमारा ये रहेगा, इसको हम कहेंगे बी वेक्टर। तो दो वेक्टर, ठीक है, इसके बीच में हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ये दो वेक्टर के बीच में है एंगल थीटा। तो इसको जो आंसर आता है पहले लिख लो। लिखेंगे कैसे इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जैसे हम एडिशन ऑफ वेक्टर में करते थे कि वेक्टर को सेम डायरेक्शन में लेके एडिशन करना है। मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने क्या सीखा है, एडिशन ऑफ वेक्टर में कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में, जैसे कि 5 न्यूटन लग रहा है फोर्स और यहाँ पे लग रहा है 5 न्यूटन ऑफ फोर्स एक बॉक्स के ऊपर, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड करके लिख देते थे कि यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन 5 + 5, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री था। उसी तरह से अगर डॉट प्रोडक्ट करना हो तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में ले जाओ। क्या कॉन्सेप्ट सुनो, ब्रिंग एनी वन वेक्टर, या तो ए के बी को डायरेक्शन ले जाओ या तो बी को ए के डायरेक्शन में ले आओ। कोई भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में ले आओ। ब्रिंग एनी वन वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है कि दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर दिए हैं उसको एक वेक्टर के डायरेक्शन में ले आओ। सपोज जैसे बी वेक्टर है, इसको मैं चाहूँ कि एक डायरेक्शन में ले आऊँ, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, मैंने सिखाया था आपको कंपोनेंट टॉपिक सिखाया है। मैंने क्या सिखाया आपको, कंपोनेंट टॉपिक,
कि अगर बी वेक्टर है, मुझको अगर एक डायरेक्शन में लाना हो तो मैं क्या करूँगा, जो बी का है उसका कंपोनेंट लूँगा। क्या लूँगा, बी का कंपोनेंट लूँगा। तो बी का एक डायरेक्शन कंपोनेंट क्या आएगा, बिकॉज एंगल इस तरफ, तो बी का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, बी का यहाँ पर ब्लू पेन से लिखता हूँ इसको, जो बी है उसका कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, बी का कंपोनेंट क्या आ जाएगा इस तरफ, बी कॉस थीटा। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, तो अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ठीक है, तो देखो, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, ए डॉट बी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले आओ। तो देखो मैंने बी को ए के डायरेक्शन में ले आया, तो बी कॉस थीटा हो गया। तो अब दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी जो है, ए और बी जो है मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो या ऐसे लिख दो या तो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों का मतलब एक ही है। उसी तरह से यहाँ का भी हो जाएगा आंसर ए बी कॉस थीटा। मीन्स हमको करना क्या होता है कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर बीच में एंगल थीटा है, वो तो पता है आपको कि दो वेक्टर होता है, उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। तो किसी भी एक वेक्टर को इसके डायरेक्शन में ले आओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर बी था तो मैं बी को एक डायरेक्शन में ले आया, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इसका उल्टा भी कर सकते हो आप, चाहे बी को एक ही डायरेक्शन में ले जाओ तो भी सेम बात होगी। मतलब डॉट प्रोडक्ट में करना क्या होता है कि दो वेक्टर दिए हों, किसी भी एक वेक्टर को एक के डायरेक्शन में ले आओ और डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर सेम फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर ये हमारा बी वेक्टर और ये हमारा ए वेक्टर, सेम फिगर फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज सेम फिगर है, सेम एंगल थीटा है यहाँ पर। तो पहली बार हमने क्या किया था कि बी को एक डायरेक्शन में ले आए, दूसरी बार उसको उल्टा काम कर दो। देखो यहाँ पर दो वेक्टर है, देखो ये वेक्टर है, देखो पहले ये वेक्टर था। ठीक है, हमने पहली बार क्या किया, इसको ये डायरेक्शन में ले आए और दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। देखो ए को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, देखो ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने बी को इस डायरेक्शन में ले आया तो बी कॉस थीटा हुआ था। इस बार हम उल्टा करेंगे, हम यहाँ पर ए को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले देखो ए डॉट, इसको इस तरह से लिखेंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ए का कंपोनेंट इस तरफ लोगे तो क्या होगा इसका आंसर, देखो यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करें हम इस तरह से और ए का कंपोनेंट इस तरफ लें, देखो थीटा एंगल यहाँ पर है, तो इसका ए का कंपोनेंट इस तरफ क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। क्या होगा इसका कंपोनेंट, हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, ए का कंपोनेंट हमने इस तरफ लिया तो हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हम फिर से, तो अगर हम देखो ए का कंपोनेंट इस तरफ लिए तो हो जाएगा इसका आंसर, देखो पहले तो बी लिख रहे हैं, बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, ए का कंपोनेंट ले लिया इस तरफ, तो इसका आंसर आ गया बी इंटू ए कॉस थीटा। तो चाहे ए का कंपोनेंट ले लो बी की तरफ या बी का कंपोनेंट ले लो ए की तरफ, दोनों का आंसर क्या आता है, ए बी ए कॉस थीटा लिखो या ए बी कॉस थीटा लिखो, बिकॉज ए और बी जो है वो तो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, दोनों का आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है उसको उल्टा फुल्टा लिखो। इसको इस तरह से लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, मतलब करना क्या है, कोई भी दोनों वेक्टर में से एक वेक्टर का डायरेक्शन दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में ले लेना है, उसके बाद उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। डायरेक्शन में लेने के लिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर का किसी भी एक वेक्टर के डायरेक्शन में। तो हम क्या कर रहे हैं, बी का कंपोनेंट ले रहे हैं ए में, तो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ बी का कंपोनेंट ले रहे हैं किसके डायरेक्शन में, अलॉन्ग ए। हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने लिया कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। मीन्स हम ले रहे हैं कंपोनेंट ए का किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में। उसको लिखेंगे किस तरह से हम, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ओके, तो इसको कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम समझ गए कि इसका फील क्या होता है। फील क्या होता है कि जनरली हमको डॉट प्रोडक्ट कहाँ करना होता है कि सपोज एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर कोई बॉक्स रखा हो, हम उसको फोर्स कोई एंगल पर लगा रहे हैं। देखो इसका थोड़ा फील देता हूँ आपको कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ किया जाता है। फॉर्मूला तो आपने देख लिया यहाँ पर, तो थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर देखो सपोज यहाँ पर कोई बॉक्स हो, ठीक है, यहाँ पर कोई बॉक्स हो, इसका कोई भी मास हो, हम वो नहीं जानते हम, लेकिन हम इसको फोर्स सपोज कोई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हम लोग फोर्स इस तरफ डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन ये बॉक्स के अंदर व्हील लगे हैं। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर क्या लगा है, व्हील। तो अब चाहे बॉक्स को इस डायरेक्शन में खींचो, लेकिन बॉक्स तो आगे ही मूव करेगा,
समझ रहे हो मेरे कहने मतलब? बिकॉज बॉक्स में व्हील लगा है तो बॉक्स ऊपर तो ऐसे उठने वाला नहीं हो, तो बहुत फोर्स लगाओगे तब उठेगा। अगर आप बॉक्स को इधर से भी खींचोगे, बॉक्स को इधर से भी, तो भी जो बॉक्स है आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ मेरे कि बॉक्स का भले हम एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं, बट उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसी डायरेक्शन में। तो अगर हमको वर्क डन फाइंड करना होगा कि जो इसको खींच रहा है उसको वो कितना वर्क डन कर रहा है ये बॉक्स को उठाने के लिए, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे, ये फोर्स का कंपोनेंट लेंगे डी के डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, फोर्स का कंपोनेंट लेंगे डी के डायरेक्शन में। सपोज ये एंगल थीटा है तो इसका कंपोनेंट लेंगे डी के डायरेक्शन में, तो हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या लिया, फोर्स का कंपोनेंट ले लिया डी के डायरेक्शन में। अब हमको पता चल जाएगा कि बॉक्स का इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये तो कैंसिल हो जाएगा वेट की वजह से, वो नीचे का जो वेट लगता है उसकी वजह से ये तो कैंसिल हो जाएगा। बट बॉक्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और बॉक्स का इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में फोर्स फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो वर्क डन हमको फाइंड करना हो यहाँ पे, वर्क डन तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू, देखो एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखो, एफ कॉस थीटा इंटू डी लिखो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एफ डी कॉस थीटा, मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। हम इसको इस तरह लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा था वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे। देखो हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी, दो वेक्टर का, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा हो तो एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आता है एफ डी कॉस थीटा। इसको कब करना होता है, जब हमको दो वेक्टर को एक डायरेक्शन में लेना होता है। यहाँ हमने फोर्स का एग्जांपल समझा कि फोर्स का कंपोनेंट ले लिया इस तरफ, तो आ गया एफ कॉस थीटा। तो हमने वर्क डन फाइंड कर लिया कि वर्क डन अगर एफ डॉट डी लिखा हो तो उसका आंसर क्या आएगा, एफ डी कॉस थीटा। इसको जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले कोई डायरेक्शन में हो, बट हमको कोई एक सिंगल डायरेक्शन में फाइंड करना हो कि उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो डायरेक्शन में, तो हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसको कॉन्सेप्ट कब यूज़ किया जाता है और इसका क्या फील्ड होता है हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो इसको रफ करके हम समझ लेते हैं इसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिया आपने कि दो वेक्टर दिया हो तो ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। अब हम इसका थोड़ा स्पेशल केसेस देख लेते हैं, बिकॉज वो स्पेशल केसेस बहुत ही। तो अब हम देखते हैं स्पेशल केसेस समझते हैं यहाँ पर। ओके, स्पेशल केसेस किसका, डॉट प्रोडक्ट का। सपोज दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसका आंसर क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। तो अब कॉस थीटा के हम स्पेशल केसेस देखते हैं। ठीक है, पहला स्पेशल केस क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा ए इंटू बी। मीन्स अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी का आंसर क्या आ जाएगा, सेम। जैसे कि यहाँ पर एक वेक्टर दिया हो, यहाँ पर एक वेक्टर और यहाँ पर दूसरा वेक्टर दिया हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है और उसका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमने सीखा है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का होता है फॉर्मूला एफ डॉट डी। ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे कि अगर बॉक्स इस तरफ मूव कर रहा है और फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीधा हमने क्या कर दिया, इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा फॉर्मूला है, कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, आई जे के कोई डायरेक्शन नहीं लिखना है, सीधा एक वैल्यू है। वर्क डन एक वैल्यू है, वर्क डन का अमाउंट आता है कि 24 जूल का वर्क डन हुआ, 30 जूल का वर्क डन हुआ। ये नहीं बोलते कि 30 जूल एक्स डायरेक्शन में वर्क हुआ, 30 जूल वाई डायरेक्शन में वर्क हुआ, ऐसा नहीं बोलते हम सिर्फ बोलते हैं कि वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर। ठीक है, और एफ और डी दोनों वेक्टर थे, दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से आंसर स्केलर आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये देखो, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है वो स्केलर आ रहा है, इसलिए ये भी जो हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट के केस में आ जाता है। तो पहला केस हमने देख लिया कि थीटा 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इक्वल टू
90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसको आप 5 स्टार केस रख सकते, बिकॉज ये केस का एप्लीकेशन आप क्लास 12 के एंडिंग तक इसका यूज़ होता है, ठीक है। व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको ध्यान से समझना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब क्या होता है, दो वेक्टर जो हैं उनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। दो वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री। सपोज हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर, ये देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा ए इंटू बी इंटू कॉस 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। कॉस 90 क्या होता है 0। तो अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट से समझते हैं हम। ये तो हमने फॉर्मूला से देख लिया 0 आता है। हम करते क्या हैं, हम कोई किसी भी एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में करते क्या है, किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में लेते हैं। तो सपोज मैं अगर बी का कंपोनेंट लूँ एक डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो बी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में कितना होगा बी इंटू कॉस 90, ठीक है। बी का कंपोनेंट एक डायरेक्शन में कितना होगा बी इंटू कॉस 90। तो इसका जो ये टर्म हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। कॉस 90 क्या होता है 0। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज ये फोर्स पूरा इसी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। कोई एंगल पर नहीं लग रहा है। अगर कोई एंगल पर होता, इस तरह से कोई एंगल पर दिया होता तो हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कर लेते, बट ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर है। इसका जो फोर्स है बैठा एग्जैक्ट वाई डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसका कोई फोर्स या एक्स डायरेक्शन में उसका कोई वेक्टर का वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, 5 स्टार केस है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया हो कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और हमको कोई वैल्यू फाइंड करना हो, तो डायरेक्टली आप क्या करो, दो वेक्टर का बीच का जो आंसर है उसको इक्वल टू 0 कर दो, ऐसा ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ठीक है, उससे हम आंसर फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे वैल्यूज़ का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। बोलेंगे व्हेन टू वेक्टर्स आर दो वेक्टर दे देंगे यहाँ पर और बोलेंगे दे आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू। तो बोलोगे परपेंडिकुलर है तो क्या, आप तो आगे कर ही नहीं पाओगे। बट आपको एक केस रखना कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो दो वेक्टर का आंसर क्या आता है 0। आप ए डॉट बी इक्वल टू 0 करके उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये केस देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसको आप इसके एग्जांपल समझ सकते हो, जैसे व्हील है यहाँ पर, ये देखो व्हील है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कोई डायरेक्शन में खींच रहे थे इस तरह से, तो ये आगे मूव कर रहा था, बट एग्जैक्टली आप इसको 90 डिग्री पर खींचोगे इस तरह से तो बॉक्स आगे थोड़ी मूव करेगा। आप कोई व्हील है इसको, ठीक है, एग्जैक्टली 90 डिग्री पर खींचो, ऊपर एग्जैक्टली 90 डिग्री पर खींचो तो बॉक्स आगे नहीं जाएगा, बॉक्स आगे नहीं जाएगा। एग्जैक्टली 90 डिग्री पर खींचोगे तो बॉक्स आगे नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आता है, वर्क डन क्या आ जाएगा 0। और फॉर्मूले से चेक करो तो एफ डॉट डी कॉस 90 करो, उसका आंसर भी आ जाएगा 0। तो कॉन्सेप्ट प्लस फील दोनों है यहाँ पर। उसके बाद थर्ड केस देखते हैं यहाँ पर। थर्ड केस है व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा हो 180 डिग्री तो फॉर्मूला रखो यहाँ पर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर कॉस 180 क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है, कॉस 180 होता है -1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस ए बी। मीन्स अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका आंसर क्या आता है माइनस ए बी। देखो यहाँ पर एक वेक्टर है इस तरफ और एक वेक्टर है इस तरफ, दोनों एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हो तो आंसर क्या जाएगा 180 डिग्री। इसका एग्जांपल आप फ्रिक्शन में समझोगे कि आप फोर्स भले आगे लगा रहे हो लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स एक्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसका आंसर हम नेगेटिव लिखते हैं फ्रिक्शन में। वो तो आगे सीखोगे फोर्स के चैप्टर में। लेकिन अगर दो वेक्टर हो, अगर फोर्स उसमें आगे लग रहा है और उसका मूवमेंट पीछे हो रहा है तो उसको हम उसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से वेक्टर में भी अगर दो वेक्टर इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस ए बी। इसको भी याद रख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, बट ये तो 5 स्टार केस है, इसको हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो ए डॉट बी है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे हमने एडिशन में सीखा है कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो जिसका आंसर आता है मैक्सिमम होता है, तो इसका आंसर ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम समझते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है माइनस ए बी। मीन्स ये भी मैक्सिमम वैल्यू है बट नेगेटिव में, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू, वैसे तो लिस्ट कह सकते हो बट अगर नेगेटिव हम साइन ना कंसीडर करें तो दिस वैल्यू इज मैक्सिमम इन नेगेटिव डायरेक्शन,
या तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर करें तो ये तो सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है। और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो उसका आंसर आता है 0। हमने 3 केस देख लिया और यहाँ पर देखते हो हम जनरल केस देखते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर से। चौथा केस देख लेते हैं, इसको आप सब नोट करते जाओ बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और चौथा है हमारा, देखो ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। देखो कॉस थीटा, तो हमारा दो वेक्टर सपोज कोई एंगल पर है, ठीक है, थीटा एंगल पर है, वह थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। थीटा जो है 90 डिग्री से कम पर है, तो कॉस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। थीटा अगर 90 डिग्री से कम होगा तो जो आंसर आएगा इसका ए डॉट बी का वो पॉजिटिव होगा। उसी हिसाब से अगर जो थीटा है व्हेन थीटा इज ग्रेटर है 90, थीटा इज ग्रेटर है 90, तो कॉस थीटा का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। इस तरह से कोई वेक्टर बना हो यहाँ पर, ठीक है। थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव। जैसे हमने 180 के केस में देख लिया, आंसर नेगेटिव आया। उसी हिसाब से 90 से बड़ा कोई भी वेक्टर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा नेगेटिव। हमने 5 स्पेशल केसेस देख लिए, उसमें ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो हमने इसको सीख लिया, इसको रफ करके हम इसका 2 लॉस समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हम आगे का सीखते हैं थोड़ा बहुत। जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये तो हमने आगे सीखा। ये सपोज यहाँ पर देखो 2 वेक्टर दिए हो यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे देखो यहाँ पर ए वेक्टर है, यहाँ पर बी वेक्टर है, तो आप चाहे बी डॉट ए करो चाहे ए डॉट बी करो, दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। अब हमेशा आंसर जो उसका क्या आएगा, ए डॉट बी का भी आंसर क्या आएगा, ए डॉट बी का आंसर आएगा ए बी इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा। वैसे बी डॉट ए का आंसर क्या आएगा, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स हैं, तो दोनों का आंसर तो हमेशा सेम ही आएगा। तो वेक्टर जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मीन्स ए डॉट बी की जगह मैं बी डॉट ए लिख दूँ तो भी चलेगा बिकॉज उन दोनों का आंसर तो सेम ही है। ए बी कॉस थीटा लिखूँ या बी ए कॉस थीटा लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड हमारा क्या होगा, इट ओबेस एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि सपोज यहाँ से इस तरह कुछ दिया हो, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी प्लस सी दिया हो तो इसको हम अंदर से ओपन भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले ए को बी के साथ डॉट कर लो, ए डॉट बी, उसके बाद बीच में प्लस का साइन है, बाद में ए को सी के साथ डॉट कर लो। तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है तो ये डायरेक्टली फॉलो करता है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, ए को बी के साथ डॉट कर लिया या ए को सी के साथ डॉट कर लिया, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, ओके। उसके बाद कुछ इस तरह से लिखा हो, कुछ सपोज यहाँ पर लिखा हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ पे लिखा हो सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इस तरह से भी इसका आंसर आएगा। पहले ए को सी के साथ डॉट करो, ए डॉट सी, फिर ए को डी के साथ डॉट करो, ए डॉट डी, फिर बी को सी के साथ डॉट कर दो, जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं उसी तरह से, और उसके बाद बी को डी के साथ डॉट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको ओपन कर लिया। इस तरह से ओपन भी कर सकते हो आप वेक्टर के अंदर। अच्छा, एक केस दिखाना आपको सीख गया, मतलब भूल गया उसको, लेकिन बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर ए डॉट ए दिया हो तो सोचो ए डॉट ए का आंसर क्या आएगा। ए डॉट ए मतलब क्या, 2 वेक्टर जो हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम डायरेक्शन में हों, तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ए डॉट ए का आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए स्क्वायर। मीन्स अगर सेम वेक्टर हो, बिकॉज सेम वेक्टर जो होते हैं वो तो सेम मैग्नीट्यूड के और सेम डायरेक्शन के होते हैं, तो उसका आंसर क्या जाएगा, उसका स्क्वायर। मीन्स ए डॉट ए दिया हो या बी डॉट बी दिया हो तो उसका डायरेक्टली उसका आंसर क्या जाएगा, बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। जैसे कुछ इस तरह से दिया हो, देखो ए वेक्टर डॉट
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस तरह से दिए हो। तो पहले आप ए डॉट ए कर लो, तो ए डॉट ए का आंसर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए डॉट बी का आंसर यहाँ पे लिख लो ए डॉट बी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना होता है। मीन्स अगर दो वेक्टर हो तो डायरेक्टली हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उन दोनों के बीच में एंगल जो होता है वो जीरो होता है। इन दोनों के बीच में हमको एंगल नहीं पता है यहाँ पर, तो इस तरह लिखना है, एंगल दिया हो तो आगे सॉल्व करना है। तो हमने दो लॉ सीख लिया कि वेक्टर्स जो है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, तो इसको रफ करके ओके। आगे हम देखते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, हमने पढ़ा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में किस तरह से डॉट प्रोडक्ट किया जाए वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास तीन वेक्टर होते हैं, देखो इस तरह से आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। ये क्या है, एक्स डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है आई कैप, वाई डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है जे कैप, और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है के कैप। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है समझते हैं। देखो अगर मैं आई डॉट जे करूँ, यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर करूँ, तो इसका आंसर क्या आएगा समझो। यहाँ पर देखो दोनों वेक्टर क्या है, कौन से एंगल पर है, 90 डिग्री पर है, तो दोनों वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह से मैं आई डॉट के करूँ तो ये सब 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर किस तरह से होता है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। देखो ये आई है, के है और जे है, सब देखो आई जो है जे के साथ 90 डिग्री पर है, जे के साथ 90 डिग्री पर है, और ये दोनों भी एक दूसरे के 90 डिग्री पर ही हैं, ठीक है। तो सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं, तो आई डॉट जे है उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। उसी तरह से इस आई डॉट के हो जाएगा यहाँ पर, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जे डॉट के करूँ, जे डॉट के का भी आंसर हो जाएगा 0। उसी तरह से आई डॉट जे करूँ या के डॉट जे करूँ, सबका आंसर आ रहा है 0। देखो यहाँ पर हमने आई डॉट जे किया तो 0 आया, आई डॉट के किया 0 आया, के डॉट जे किया तो भी 0 आया, ठीक है, सबका 0 आ गया। और यहाँ पर अगर आई डॉट आई करूँ तो आई डॉट आई करूँ मीन दोनों हमने सेम वेक्टर लिखा है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आई डॉट आई का आंसर क्या हो जाएगा आई इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर का सेम डायरेक्शन में होंगे, आई तो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दोनों बीच में एंगल कितना होगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 1। इसलिए आई डॉट आई पूछा हो आपको तो डायरेक्टली आपको लिखना है इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ इसको, यहाँ पर लिखना है इक्वल टू 1। उसी तरह से जे डॉट जे पूछा आपको तो जे डॉट जे, तो उसका आंसर भी आ जाएगा 1। और उसी तरह से के डॉट के पूछा तो उसका भी आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब समझे आप कि अगर हम दो अपोजिट यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मींस दो अलग अलग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमेशा 0, और दो सेम यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। सिंपली याद रख लेना है, ठीक है। अगर अलग अलग हो तो 0 आंसर आएगा, सेम हो तो 1 आंसर आएगा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट के केस में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वाला तो अलग अलग होता है, उसको बाद में सीखेंगे हम। लेकिन डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है कि दो वेक्टर अगर दो अपोजिट यूनिट वेक्टर हो तो आंसर आएगा 0, और दो सेम यूनिट वेक्टर हो तो आंसर आएगा 1। इतना हम समझ गए इसके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का। आई डॉट जे हो या जे डॉट आई हो, ठीक है, सबका आंसर तो 0 ही आने वाला है। जे डॉट आई हो आई डॉट जे, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। आई डॉट जे हो या जे डॉट आई, दोनों का आंसर क्या होगा 0, ठीक है। के डॉट जे हो या जे डॉट के हो, दोनों का आंसर क्या आएगा 0। तो हम समझ गए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का आंसर किस तरह से आता है। तो अब हम देख लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डॉट प्रोडक्ट किस तरह से किया जाता है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म में हम समझते हैं। सपोज हमको यहाँ पर दो वेक्टर दिया हो, पहला ए वेक्टर हो हमको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप। उसी तरह से हमको बी वेक्टर दिया हो यहाँ पर 4 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप। कुछ भी दिया हमको, सपोज दो वेक्टर दिया हो, अब हमको दो वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। करना क्या है, इसको दो वेक्टर को लिख लेना है यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, और डॉट ये वेक्टर को लिख लो यहाँ पर 4 आई कैप माइनस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप।
दो वेक्टर यहाँ पर दिया है, इसको मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, मैंने बोला है कि दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखो इसको साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 12 और i इंटू आई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिकॉज i इंटू आई क्या होता है 1, तो हमने इसको 1 लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 9 27 होगा, बट i इंटू जे क्या हो जाएगा 0, मीन्स i और j टर्म हो जाएगा 0, और i और k के साथ करूँगा तो फिर से i डॉट k क्या हो जाएगा 0, मीन्स समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। 3i कैप इंटू 3.3j कैप करूँगा तो 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा, बट i डॉट j क्या हो जाएगा 0, मैंने अभी आगे समझाया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। हमने यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है, इसका कहने मतलब समझ रहे हो, मैंने सिर्फ i के साथ मल्टीप्लाई किया तभी मेरा कोई आंसर आ रहा है, और मैं j के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, k के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर जो है वो 0 हो जा रहा है। उसी तरह से j के साथ करता हूँ, देखो j को i के साथ करूँगा 0 हो जाएगा, और j को j के साथ करूँगा तो आंसर क्या हो जाएगा -36, 4 9 36 हो जाएगा। उसी तरह से j को k के साथ करूँगा फिर से 0, k को i के साथ करूँगा 0, k को j के साथ करूँगा 0, k को k के साथ करूँगा तो हो जाएगा 1, 7 3 21, और k इंटू k हो जाएगा 1। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बोलो, सपोज ये दो वेक्टर हो, डायरेक्शन क्या होगा, अरे डायरेक्शन नहीं करना है यहाँ पर, जो a डॉट बी वेक्टर होता है वो डायरेक्शन लेस होता है यहाँ पर, समझ रहे हो आप, मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं आएगा, एक वैल्यू है। तो इसका आंसर हमारा क्या है 12, जो भी आंसर आया हो जाएगा 33, आंसर आ गया -3। लेकिन समझ रहे हो आप, हमने इसमें किया क्या, इसमें हमने i को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया, बट j और k के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, और ये तो हमेशा होगा। तो इसका सिंपली याद रखना है कि दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और k को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर देख रहे हो i को i के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, j को j के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, और k को k के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया, ठीक है। यहाँ पर i j k नहीं लिखना है, बिकॉज ये तो हमारा क्या देगा, इसका आंसर क्या आएगा स्केलर आएगा। दो वेक्टर का आंसर क्या आता है स्केलर, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर आ गया इसके अंदर -3, i j k कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आएगा -3, तो इसका आंसर क्या आ गया -3। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर दिया हो तो किस तरह से करना है, i को i के साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को j के साथ, और k को k के साथ, ठीक है। तो समझ गए यार कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर दिया हो तो किस तरह से उसको मल्टीप्लाई करना हो। तो कॉन्सेप्ट तो इतने ही थे, अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन हो, तभी आप समझोगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वो सब किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अब हम कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं यहाँ पर। तो देखो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसिडर 2 वेक्टर्स, हमको यहाँ पर दो वेक्टर दिया है, f1 इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर क्या दिया है f2 इक्वल टू क्या दिया है 3j कैप प्लस 4k कैप, हमको ये वेक्टर दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट यूज़ किया है बिटवीन द 2 वेक्टर्स, ठीक है। तो दो वेक्टर के बीच में हमको स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है, यहाँ पर दो वेक्टर दिया है, ठीक है। तो f1 डॉट f2 क्या हो जाएगा, f1 वेक्टर डॉट f2 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 5k कैप डॉट 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो यहाँ पर i और k दिया है और यहाँ पर j और k दिया है, ठीक है। तो हमको i को i के साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है, और j को j के साथ, और k को k के साथ। बट देखो यहाँ पर i है, बट यहाँ पर i का टर्म कोई है ही नहीं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, बिकॉज i को j के साथ मल्टीप्लाई करूँगा या k के साथ तो 0 ही हो जाएगा। और k देखते हैं, k यहाँ पर j है, बट यहाँ पर j का टर्म नहीं है, तो दोनों में कौन सा टर्म है, सिर्फ k का टर्म है। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 4 20। तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया 20। इसका मैग्नीट्यूड 20 क्यों आया, बिकॉज यहाँ पर तो i का टर्म था, बट यहाँ पर i का टर्म था ही नहीं, तो उसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं पाए, उसको तो 0 ही हो गया। यहाँ पर j का टर्म, यहाँ पर j का टर्म है, बट यहाँ पर j का टर्म नहीं है, तो उसका भी 0 हो गया। बट यहाँ पर k और यहाँ पर k है, तो k और k का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया, और k डॉट k तो 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 20। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या आ गया, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 20, ठीक है। तो f स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आ गया 20, हमने ढूंढ लिया, और किस तरह से किया उसको आप समझ गए। तो अब हम करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पार्टिकल मूव करता है और उस पर फोर्स इतना लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स देन वर्क डन विल बी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मीटर में है तो वर्क डन कितना होगा हमको पूछा है, हमको 2 पॉइंट्स दे दिया है, मीन्स हमको 2 पोजीशन वेक्टर दिया है। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका कॉन्सेप्ट हमने कल समझाया था,
कि अगर दो पोजीशन वेक्टर दिया हो तो उसको डायरेक्ट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को माइनस करके हम दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पर देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ये पहला पोजीशन है, ठीक है। सपोज इसको ए पॉइंट दे देता हूँ, ए पोजीशन है, और बी पोजीशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी पोजीशन हो जाएगा 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, ठीक है। और फोर्स कितना दिया है हमको, फोर्स हमको दिया है यहाँ पर 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। हमको पूछा क्या है यहाँ पर, वर्क डन। तो वर्क डन का आंसर क्या होता है, F डॉट डी होता है, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर हमको दो पॉइंट वेक्टर दिया है या दो पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर तो मैंने सिखाया था कि दो पोजीशन वेक्टर दिया हो तो क्या इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट कैसे ढूंढते हैं, दोनों पोजीशन वेक्टर को माइनस करके, किस तरह से, आई को आई के साथ माइनस करेंगे, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। तो बी माइनस ए कर लो यहाँ पर, तो 14 माइनस 3 हो जाएगा 11i कैप और 13 माइनस 2 हो जाएगा 11j कैप और 9 माइनस 6 हो जाएगा 15। 9 माइनस 6 तो हो जाएगा 9 प्लस 15 हो जाएगा 15k कैप। तो हमने क्या ढूंढ लिया, डिस्प्लेसमेंट। हमको दो पॉइंट दिया था कि एक वेक्टर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, सपोज ये वेक्टर ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मूव किया, ठीक है। तो हमको फोर्स भी दे दिया कि कितना फोर्स लग रहा है वेक्टर पर। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने दो पॉइंट को माइनस कर लिया, फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो हमको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन में यूज फॉर्मूला उसको डाल देते हैं हम, ठीक है। तो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स है 4i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप और डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस हो जाएगा 15k कैप। तो इतना हम समझ गए यहाँ पर। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब F डॉट डी करेंगे, उसमें i को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44i कैप, j को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i कैप तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर बिकॉज मैग्नीट्यूड देता है यहाँ पर। j को j के साथ तो हो जाएगा 11 और 3 15 सा 45, तो 45 11 और 44, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100, ओके। तो 100 जूल जो हमारा हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा। और किस तरह से किया आपने देख लिया यहाँ पर, मैंने आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया, जे को जे के साथ और के को के के साथ। डिस्प्लेसमेंट किस तरह से ढूंढा वो भी आपने देख लिया। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट कि दो पॉइंट दिए हों, दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह का दो वेलोसिटी को देख सकते हैं, दो वेलोसिटी का वेक्टर, और बोलते हैं कि पावर ढूंढो, तो पावर के लिए आप F डॉट वी कर दोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ पड़ गया होगा, आई होप सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ अ वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। हमको दो वेक्टर दिया है और बोला दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो अल्फा की वैल्यू पूछी है। वेक्टर कौन सा दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। और दूसरा वेक्टर क्या दिया है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फ़ा k कैप, ठीक है। तो हमको दो वेक्टर यहाँ पर दे दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और हमको दिया है यहाँ पर दो वेक्टर, और बोला है कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों। तो आपस में परपेंडिकुलर, तो मैंने क्या समझाया यहाँ पर कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, इफ़ ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको इक्वल टू 0 करके हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सपोज इसको ए वेक्टर दे दूँ मैं नाम और इसको बी वेक्टर दे दूँ, तो करेंगे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट, इसको आप पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है, 4j कैप माइनस 4i कैप प्लस अल्फ़ा k कैप। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और उसको इससे, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ। तो 2 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आई है
तो इसको आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। इन लोगों ने जानबूझ के क्वेश्चन में यहाँ पर जे को पहले दे दिया है कि जिससे आप जल्दी जल्दी में उसको देखना भूल जाओ कि यहाँ पर पहले क्या दिया है, जे दिया है, और यहाँ पर क्या है आई कहाँ पर है ये, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2 4 हो जाएगा -8। ठीक है, समझे। यहाँ पर आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई किया हो, पोजीशन भले कुछ भी दिया हो, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर पहले जे दिया है तो जे के साथ आई को मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो तो 3 4 हो जाएगा 12 और 8 × अल्फ़ा हो जाएगा 8 अल्फ़ा = 0। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो हमने = 0 लिख दिया यहाँ पर। तो 12 - 8 हो जाएगा 4 + 8 अल्फ़ा = 0। तो 8 अल्फ़ा = -4, तो अल्फ़ा = -4/8 = -1/2। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर तो आंसर आपका +1/2 आ जाता, जो कि हो जाता है रॉन्ग। इस सिली मिस्टेक से एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर आई पहले दिया है कि जे पहले दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ उसका ये देखना है, आई है यहाँ पर तो आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसमें वेक्टर का परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ और वेक्टर को रीअरेंज करके दे दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको हम रफ करके अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम यहाँ पर से रफ कर देते हैं। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, 2 वेक्टर दिया है यहाँ पर और पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो यहाँ पर 2 वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढने को बोला है। तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह भी आप नोट कर सकते हो। बाकी जनरली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप डायरेक्टली देख के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमको 2 वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर। देखो A डॉट B क्या होता है, यहाँ पर A डॉट B होता है A × B × cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, 2 वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो होता है। तो हमको यही पूछा है यहाँ पर कि 2 वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। तो हम इसको एंगल के टर्म में लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे हम लिखेंगे, देखो यहाँ पर cos थीटा = लिखेंगे और इसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 वेक्टर के बीच में हमको एंगल पूछा हो तो क्या करना है, अगर हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हो या किसी तरह भी दिया हो, पहले 2 वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट कर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से, जो कि बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने नॉर्मल फार्मूला से ही आया। देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड्स होता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, इसको नीचे डिवाइड कर दिया तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो हमको उसके cos थीटा मिल जाएगा, हमारा वेक्टर का एंगल मिल जाएगा। उसी हिसाब से हमको यहाँ भी वेक्टर के बीच में एंगल ढूंढना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थीटा = cos इनवर्स ऑफ A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A × मैग्नीट्यूड ऑफ B। ओके, तो हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर से। थीटा की वैल्यू किस तरह फाइंड करना है वो आपने देख लिया। उसी तरह से हमको एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा का, 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन देयर मैग्नीट्यूड। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कि A डॉट B क्या आएगा। A डॉट B हो जाएगा 4 9 36, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जे को जे के साथ, 3 4 12 हो जाएगा और के को के के साथ, 7 2 हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा A डॉट B हो जाएगा। तो A डॉट B का आंसर क्या आ गया, 48 + 62 हो जाएगा, 48 + 14 62, ये हमको मिल गया। अब हमको 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है अलग अलग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला बताइए आपको, A² + B² + I² + J² + K²। तो 4² + 3² + 7²। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो जाए, चलो जो भी इसका आंसर आता हो, सपोज कोई 49 + 9 हो जाएगा 58, 58 + 16 हो जाएगा 74, 49 + 9 58, 58 + 16 60 70 74। ओके, तो इसका आंसर आ गया 74। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी वेक्टर लिख सकते हो आप, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 16 + 4 20, 20 + 81 हो जाएगा 101, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, cos थीटा = 62 अपॉन √74 × √101। तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 62 अपॉन √74 × √101। यहाँ पर इस तरह से कोई वैल्यू है इसलिए हमने डायरेक्ट थीटा = इस तरह लिखा। बट फॉर एग्जांपल अगर इसका जो डिवीज़न है अगर इस तरह से आ जाता, ये cos थीटा = 1/2 एग्जाम्पल, तो थीटा वैल्यू क्या लिख देते हैं हम, cos इनवर्स ऑफ 1/2
कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा इक्वल टू होता है 60 डिग्री। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है वो तुमको पता नहीं है, तो ऑप्शन में इस तरह से दिया होगा। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर सॉल्व करते हुए अगर इधर 1/2 आ गया तो 60 लिखना है, वैसे √3/2 आ गया 30 लिखना है, 1/√2 आया तो 45 लिखना है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाए वो हमने इस क्वेश्चन से समझ लिया। इसको आप एक कॉन्सेप्ट की तरह भी नोट कर सकते हो। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो कि हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जो कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी तक हमने सीखा है उससे निकालेंगे फॉर्मूला। और जनरली इसका जो फॉर्मूला होता है वो जनरली से याद करा देते हैं कि ऐसा फॉर्मूला है, जो कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि क्या फॉर्मूला रखना है, किस तरह रखना है, बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ इसको किस तरह से निकाला जाए। क्या लिखा है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर। सपोज यहाँ पर दो वेक्टर दिए हैं, सपोज ये है हमारा ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, दोनों बीच में एंगल है थीटा। हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? सपोज क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलोगे सर इसमें क्या करना है? बी का कंपोनेंट फाइंड करना है अलॉन्ग ए, तो हम क्या कर देते हैं, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा जो हो जाएगा वो बी का कंपोनेंट हो जाएगा अलॉन्ग ए। हमने कंपोनेंट निकालना तो सीखा है कि बी का कंपोनेंट अलॉन्ग ए डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा जो होता है वो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए है। उस तरह से मैं इस तरह दूसरा वेक्टर बनाऊँ यहाँ पर, ये हमारा ए वेक्टर सपोज, और ये हमारा ये हमारा बी वेक्टर और ये हमारा ए वेक्टर। अब क्वेश्चन में पूछूं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर ए अलॉन्ग बी। तो बोला कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए का कंपोनेंट ले लो बी के डायरेक्शन में। ए का कंपोनेंट ऑफ ए, किसका कंपोनेंट लेना है, ए का अलॉन्ग बी। तो बी के डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट लेना है, तो क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा इसका सिंपल आंसर आता है क्या, बी कॉस थीटा। इसका आंसर क्या आता है, ए कॉस थीटा। तो अब हम समझते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा था, बी कॉस थीटा लिखा, यहाँ पर ए कॉस थीटा लिखा। तो ये तो अगर दो वेक्टर बीच में एंगल दिया हो तो डायरेक्टली हम कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। बट अगर वेक्टर्स दिए हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया हो और बोला है कि दो वेक्टर के बीच में कंपोनेंट ढूंढो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दे दिया बी वेक्टर। कुछ वेक्टर दे दिया यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उसी तरह यहाँ से भी दे दिया कुछ पी आई कैप प्लस क्यू के कैप प्लस पी आर के कैप। इस तरह कोई वेक्टर दे दिया हमको, ठीक है, पी क्यू आर आई जे के, दो वेक्टर दे दिया। बोल रहा अब फाइंड करो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। तो क्या करोगे आप, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बी कॉस थीटा, इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं समझते हैं आपको। देखो यहाँ पर समझाता हूँ मैं। एक्चुअली हमारा डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम बी कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना सकते हैं ना। तो बी कॉस थीटा को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। देखो हमने क्या, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ओके। तो हमने क्या किया, देखो हमने बी कॉस थीटा को इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, मीन्स हमने इसको इस तरफ रखा और ए को नीचे लेके चले गए। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। उसी तरह से पूछा होता कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो मैं क्या करता, बी वाले को नीचे ले आता तो हो जाता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी हो जाता। जैसे अगर ए कॉस थीटा हमसे पूछा होता कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो हम लिखते ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे बी वेक्टर आ जाता, बिकॉज ए यहाँ पर है तो नीचे आ गया बी वेक्टर। ये क्या है, ये है कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। जनरली इसको याद रखते हैं सब बच्चे कि इसका फॉर्मूला याद रखते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन दिस डायरेक्शन। तो ये सब याद नहीं रखना है आपको, सिंपल आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता ही है और आप ये डायग्राम बना के देख लो कि कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। आपको तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है और आपको कंपोनेंट निकालने भी आता है किस तरह से। ये सब फॉर्मूला में याद रखने जाओगे तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे आप कि डॉट प्रोडक्ट करना है, नीचे कौन सा रखना है, ऊपर कौन सा रखना है, किसका यूनिट वेक्टर आता है, वो सब कंफ्यूजिंग करता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको करना है। देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपने देख लिया।
तो जैसे कि आपको किसी ने पूछा, सपोज ये वेक्टर है, हमको यहाँ पर किसी ने पूछ लिया फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो आपको क्या करना है, ए अलॉन्ग बी। तो ए अलॉन्ग बी अगर लेंगे तो आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है। ए और बी का डायग्राम बना लो और ए को अलॉन्ग बी करो तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको सपोज ए कॉस थीटा हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। और आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से क्या करो, ए कॉस थीटा को सब्जेक्ट बना लो। तो ए कॉस थीटा का सब्जेक्ट होगा तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। सिंपल। ये फॉर्मूला अगर इस तरह से आप करोगे तो इसको आपको 12 तक भी याद रहेगा, लेकिन आप अगर याद रखने जाओगे नीचे कौन सा आएगा तो आप 10 दिन बाद वापस भूल जाओगे कि नीचे कौन सा आता है। लेकिन देखो, आपको ए कॉस थीटा फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी, तो हम लिखेंगे ए अलॉन्ग बी मीन्स ए कॉस थीटा। बी अलॉन्ग ए होता है तो बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए होता है तो ए कॉस थीटा आ गया। कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी हो गया ए कॉस थीटा। कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए हो जाएगा ए कॉस थीटा। सिंपल सा है। उसको लिखना किस तरह से, अगर ए कॉस थीटा यहाँ पर तो नीचे बी आएगा, यहाँ पर बी कॉस थीटा नीचे ए आएगा, ठीक है। तो हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन करके इसको समझते हैं। यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर दिस। तो हम यहाँ पर दो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा है आई प्लस जे वेक्टर और ये हमारा है 3i कैप प्लस 4j वेक्टर, ठीक है। इसको हम ए वेक्टर बोल देते हैं, सपोज इसको हम बी वेक्टर बोल देते हैं। हमको बोला क्या है, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर, मतलब इसका कंपोनेंट लेना है इसके डायरेक्शन में इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। बी का कंपोनेंट लेना है अलॉन्ग दिस वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे किस तरह से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर बी है। हम डॉट प्रोडक्ट के इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, पहले दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हम दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इस तरह से। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई को आई के साथ डॉट करो तो हो जाएगा 3 और जे को जे के साथ डॉट करो तो हो जाएगा 4। तो इसका आंसर तो आ गया 7। तो ऊपर तो आएगा 7 और नीचे जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए हमारा वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर हमारा आई प्लस जे। तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आंसर √2। 1 + 1 2 होता है तो हो जाएगा √2। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7/√2। तो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर आ गया 7/√2। किस तरह से फाइंड किया वो आपने देख लिया। आंसर क्या आया, 7/√2। हमने इसको यहाँ से फाइंड कर लिया, पहले ए डॉट बी किया, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। एक कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे। अगर यहाँ पर ए कॉस थीटा पूछा होता तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, यहाँ पर ए है तो नीचे आ जाएगा बी, ठीक है। समझ गए इसको। अब हम इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर से, ओके। इसमें और कुछ तो नहीं रह गया है, ओके। इसके बीच में जो एंगल हो, कोई भी एंगल दिया हो यहाँ पर, हमने इसको फाइंड कर लिया। तो अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये लेक्चर को आज का ख़त्म करते हैं। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर एंड करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिया है, कंसीडर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है। अ वेक्टर एस एक्स इन द फॉर्म ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर नंबर इज परपेंडिकुलर टू सी, ओके। द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा इस। तो क्वेश्चन में हमको क्या दिया, ए वेक्टर दिया है। यहाँ पर ए वेक्टर किस तरह से दिया है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर माइनस 2 के वेक्टर। और बी वेक्टर हमको क्या दिया है, यहाँ पर बी वेक्टर दिया है हमको आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और उसके बाद सी वेक्टर क्या दिया है हमको, सी वेक्टर दिया है हमको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 के कैप। हमने ए बी सी और तीनों वेक्टर लिख लिया। अब बोला है एक वेक्टर एक्स है, ठीक है। एक वेक्टर एक्स है, वो किस फॉर्म में है, अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर एक्स है जो अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर है, इस परपेंडिकुलर टू सी। मीन्स जो एक्स वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है। एक्स वेक्टर किस तरह के फॉर्म में है, अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और एक्स वेक्टर जो है सी के परपेंडिकुलर है। द रेशियो ऑफ अल्फा एंड बीटा इज।
तो क्वेश्चन में 2 हिंट दिया है यहाँ पर, एक्स वेक्टर अल्फा के फॉर्म में है, बीटा के फॉर्म में है, और एक्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी है। तो इसको आप पॉज करके ट्राई कर लो, आपको हिंट देता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है। पहले आप एक्स वेक्टर को लिख लो अल्फा और बीटा के फॉर्म में, उसके बाद वो परपेंडिकुलर टू सी है, उसी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हम रखते हैं इसको, देखो पहले हम एक्स वेक्टर लिखेंगे, एक्स वेक्टर इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है हमारा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। उसके बाद बी वेक्टर क्या है हमारा, बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हमने यहाँ पर बी वेक्टर लिख लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हो जाएगा अल्फ़ा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप माइनस 2 अल्फ़ा के कैप। सॉरी के कैप नहीं आएगा यहाँ पर, ओके के कैप अभी तो आएगा, ठीक है, अभी तो हमने डॉट प्रोडक्ट किया नहीं है, ठीक है, तभी आ जाए। अच्छा अल्फ़ा टाइम्स ऑफ, तो यहाँ पर अल्फ़ा आई कैप प्लस अल्फ़ा जे कैप, ओके ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूसरा बीटा टाइम्स ऑफ बी कैप। तो बीटा आई कैप हो जाएगा यहाँ पर बीटा आई कैप प्लस माइनस होगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा बीटा जे कैप और प्लस बीटा के कैप। तो अभी तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन हमने किया नहीं है और डॉट प्रोडक्ट हमने किया ही नहीं है यहाँ पर। तो क्या करना, उसके बाद आई और आई को साथ में ले लो, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आई कैप प्लस जे और जे को साथ में ले लो, हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू जे कैप। और उसके बाद प्लस देखो यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है, ओके, अल्फ़ा हमने आई और के को साथ में ले लो, तो क्या हो जाएगा -2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के कैप। तो हमने आई और जे और के को तीनों को सेपरेट टर्म्स में लिख लिया, आई कैप क्या है, जे कैप क्या है और के कैप क्या है। अब हमको एक्स वेक्टर मिल गया यहाँ पर कि एक्स वेक्टर क्या होगा, और एक्स वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर है, मीन्स इसका डॉट विथ सी वेक्टर क्या आएगा, 0। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज है, मीन्स एक्स वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं सी से डॉट हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, लिखता नहीं, ओके, एक बार लिख लूँ, चलो लिख लेता हूँ एक बार, चलो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई कैप प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू जे कैप प्लस -2 अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ अच्छे से, -2 अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के कैप डॉट किसके साथ डॉट करना है हमको, 2 आई कैप प्लस -3 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ठीक है। इन दोनों को डॉट है इक्वल टू 0 से हमको इसको इक्वेट करना है, तो हम पहला डॉट करते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, जे को जे के साथ डॉट करो, तो -3 अल्फ़ा, देखो इसको इसके साथ डॉट करो तो हो जाएगा -3 इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हो जाएगा -3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। उसी हिसाब से के को के साथ डॉट करो, तो के को के साथ डॉट करेंगे, चलो के साथ डॉट कर लो, तो क्या लिखा है यहाँ पर 4 इंटू -2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर -8 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -8 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। समझ पड़ा क्वेश्चन में क्या रहा हूँ मैं, पहले मैंने एक्स वेक्टर को अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिखा, तो मैंने अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पहले ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अल्फ़ा को अंदर जैसे 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं ना, उस तरह से हमने लिख दिया इसको। फिर हमने आई और जे और के को साथ में लिख दिया और हमको मिल गया एक्स वेक्टर। उसके बाद एक्स वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर था, तो एक्स डॉट सी हमने 0 कर दिया, तो मैंने आई को आई के साथ डॉट किया, जे को जे के साथ डॉट किया और के को के साथ डॉट किया, ठीक है। आई जे के टर्म निकल गया बिकॉज हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा बिकॉज इन दोनों को डॉट क्या था 0। अब अल्फ़ा को साथ में ले लो, अल्फ़ा कहाँ है, ये है और ये है, तो -8 और -3 11, अब हो जाएगा -11 हो जाएगा -9 अल्फ़ा प्लस बीटा को साथ में ले लो, 4 + 3 बीटा 7 + 2 9 हो जाएगा, प्लस 9 बीटा इक्वल टू 0, तो 9 बीटा इक्वल टू 9 अल्फ़ा आ रहा है, 9 बीटा इक्वल टू 9 अल्फ़ा आ रहा है, तो बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या हो जा रहा है 1,
तो β/α का रेशियो कितना हो गया 1 हमको ऑप्शन में भी दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1:1। किस तरह से कि अभी आपने समझ लिया। तो ये क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई करके देखा और उसके बाद उसका परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया। तो ये क्वेश्चन कुछ अच्छा लगा इसलिए लास्ट में ले लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमने सीख लिया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसके बेस पे क्वेश्चन भी देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे सारी जानकारी ले लेंगे, उसके बेस पे क्वेश्चन भी करेंगे। और एक लास्ट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम रैपिड फायर करेंगे, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे, जो दोनों के मिक्सिंग पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं। आज के लेवल के लिए जो अच्छा क्वेश्चन था वो हमने करा दिया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए